हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 6 का 10th चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज 11th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्तन 2 है परावर्तन, 3 है विवर्तन। दर्पण में प्रतिबिंब के बनाने के लिए उपर्युक्त में से कौन सी घटनाएं आवश्यक है? इसमें आपको चुनना है, इसमें से चूज करना है कि कौन से सत्य है, उसको बताना है कि दर्पण का प्रतिबिंब बनने के लिए क्या चाहिए। तो दर्पण के परावर्तन के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए परावर्तन होता है, ना कि अपवर्तन और विवर्तन। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल दूसरा होगा। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब व्यक्ति जो है किसी वस्तु को कब देख पाता है, वो बताना है। ए ऑप्शन है वस्तु पे प्रकाश पड़े, दूसरा है जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, तीसरा है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम किसी भी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और वहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन पे चयन करना है। ए है जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। बी है दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सी है पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। इसमें आपको असत्य चुनना है। तो बी है दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये तो करेक्ट है क्योंकि परावर्तन होता है तभी हमें प्रतिबिंब बनता है। तीसरा है सी है पारभासी कुछ ही वस्तुओं को आर पार आने देती है, ये भी सही है। सी है प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं, हाँ बिल्कुल भी भिन्न होते हैं, ये भी सही है। इसमें असत्य पूछा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, इसीलिए उसका क्या बनता है? छाया बनता है। जब प्रकाश उसको पार नहीं कर पाता है तभी उसके लिए छाया बनता है। 11th चैप्टर खत्म हुआ, अब हम लोग 12th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। बी है विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। सी है विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? इसमें आपको सत्य चुनना है। तो इसमें तीनों ही करेक्ट है, ए भी सत्य है, सेकेंड भी सही है, थर्ड भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है थर्माकोल, दूसरा है वायु, तीसरा है मानव शरीर, चौथा है एल्युमिनियम की पत्ती। इनमें से आपको चुनना है कि विद्युत चालक के उदाहरण है, किसमें विद्युत चालक होता है उसको बताना है। तो वायु में तो होता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। थर्मोकोल में नहीं होता है, किसमें किसमें होता है? मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन है। ए जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं उसे विद्युत रोधक कहते हैं। ये तो गलत है, विद्युत रोधक वो होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होता है और इसमें मंद नहीं होता है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। बी देखते हैं क्या कह रहा है। जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, बी हमारा सही है। सी भी देख लेते हैं। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे विद्युत चालक तथा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह विद्युत रोधक कहते हैं। ये हमारा रॉन्ग है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में होता है। ए है फिलामेंट, बी है स्विच, सी है सर्किट। इसमें से आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होता है। स्विच एक जटिल ऊतक है जिससे विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं, इसमें करेक्ट पूछ रहा है तो कौन से सही है, करेक्ट बताना है। तो इसमें करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट।
किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए। 13 चैप्टर है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। दूसरा, चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तीसरा है, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो इसका देखिए, इसमें कौन सा पूछा है, तो कथन सही बताना है। तो मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, ये तो सही है, करेक्ट है। फर्स्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को, हाँ, जो पदार्थ को आकर्षित करता है चुंबक, वैसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, तो ये भी करेक्ट है। तीसरा है, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर समान ध्रुव है तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं बल्कि उसको प्रतिकर्षण करते हैं, और जब असमान ध्रुव होते हैं उसको प्रतिकर्षण नहीं आकर्षण करते हैं। इसमें दोनों ही अपोजिट कर दिया है, इसीलिए जो हमारा सही जो हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा। वो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है चुंबकीय। चुंबकीय इसमें से चूज करना है, क्या है, मिट्टी है, कोबाल्ट है, प्राकृतिक चुंबक है, यूनान है, इसमें से आपको चूज करना है। देखिए चुंबकीय एक क्या है, तो चुंबकीय जो है एक कोबाल्ट है। कोबाल्ट हमारा क्या है, एक चुंबकीय है। तो ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड। ए का सेकेंड हो जाएगा। मैग्नस, मैग्नस क्या है, तो मैग्नस यूनान हो जाएगा। बी का हो जाएगा फोर्थ। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक सूचक है, तो सी का क्या होगा, थर्ड। अनु अचुंबकीय कौन है, जो अचुंबकीय है, तो डी का हो जाएगा फर्स्ट। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं। चुंबक को गर्म करने, चोट करने या ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। तीसरा, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। चौथा है, कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, उसमें से आपको बताना है। देखिए, तो पहला जो कह रहा है बिल्कुल करेक्ट है कि प्रत्येक जो चुंबक जो होते हैं कि दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो पहला तो हमारा करेक्ट है। दूसरा कह रहा है, चुंबक को गर्म करने, चोट करने और ऊंचाई से गिराने पर चुंबक का आकार और गुण खो देता है। आकार नहीं बल्कि अपना गुण खो देता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड भी सही है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ही रुकता है, बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि चुंबक को अगर हम लटका रहे हैं तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को ही इंगित करता है। तो थर्ड भी करेक्ट है। इसमें से सत्य पूछा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, हम सी में दिया हुआ है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन उपर्युक्त में से किस कारकों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती है। इसमें आपको बताना है कि एक गिलास जो भरा गिलास होता है उसकी बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसे एकत्रित हो जाती है, किस कारण से होती है। ए वाष्पन से होती है, बी वाष्पोत्सर्जन से होती है, थर्ड जो है संघनन से होती है। इसमें से आपको बताना है कि छोटी छोटी बूंदें कैसे एकत्रित होती है गिलास के बाहरी आवरण पे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी थर्ड हो जाएगा, संघनन के कारण होती है। जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। सेकेंड है, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। इसमें से आपको करेक्ट चुनना है कि क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल थर्ड सही है, ऑप्शन नंबर सी। देखो, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पे पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती बल्कि वह संघनन की प्रक्रिया होती है। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश नहीं करते। तो ये हमारा फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, तो करेक्ट आंसर थर्ड हमारा सही है, इसीलिए करेक्ट आंसर जो है सी है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है।
वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। दूसरा है समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है तथा पीने योग्य नहीं होता है। ये दोनों ही करेक्ट है और इसमें से आपको पूछ रहा है सत्य नहीं है, असत्य पूछ रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता की रचयिता हैं। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता की रचयिता हैं, इसमें से आपको बताना है कौन है। M.T. कोलरिज, बी है H.T. कोलरिज, सी है T.M. कोलरिज, डी है T.S. कोलरिज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H.T. कोलरिज। 15वां चैप्टर है हमारे चारों ओर वायु। पहला है वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं। दूसरा है शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। तो बिल्कुल ही करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही है। फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। एक मिश्रण का लगभग 99% भाग होता है, जिसमें से ऑक्सीजन जो होता है 20.95% और नाइट्रोजन जो होता है 78.09% से बनता है, जबकि शेष 1% में आर्गन आ जाएगा आपका, जिसका कितना भाग होता है तो 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें 0.04% और कुछ अन्य गैसें होते हैं जैसे कि जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, वायु स्थान नहीं घेरती, वायु की एक परत जो पृथ्वी को घेरे हुए उसे वायुमंडल कहते हैं, वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते हैं। क्या हम लोग वायु को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इसमें क्या पूछा है? इसमें सत्य नहीं है, असत्य पूछा है। तो सबसे पहले तो असत्य मेरे को यहीं पे मिल गया, फोर्थ मिल गया। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, बिल्कुल ही सही है, पहला है सही है। वायु स्थान नहीं घेरती, वायु तो स्थान घेरती है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें से क्या पूछा है? फोर्थ एक रॉन्ग हो गया। तीसरा देख लेते हैं, वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए उसे वायुमंडल कहते हैं, भी करेक्ट है। इसमें क्या पूछा है? सत्य नहीं है, असत्य बताना है, तो दूसरा और फोर्थ चौथा हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा है कथन ए, जलीय प्राणी जो है श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। दूसरा है आर, जो इसका कारण है, रीजन है, वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। जलीय प्राणी जो होते हैं श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का ही उपयोग करते हैं, इसीलिए हमारा ए सही है, आर भी सही है, लेकिन जो इसकी व्याख्या है वो करेक्ट नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? ए है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है जलवाष्प, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जलने में कौन सहायक होता है? भाई तो सबको पता है ऑक्सीजन होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 चैप्टर है कचरा संग्रहण एवं निपटान। पहला क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृत्रिम कंपोस्टिंग में लाल केंचुओं का प्रयोग होता है, इन लाल केंचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लाल केंचुए के दांत नहीं होते, ये भोजन को गिजर्ड की सहायता से पीसते हैं। अंडे के छिलके, दूसरा है अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करते हैं। देखिए इसमें दोनों ही करेक्ट है, फर्स्ट भी सही है और सेकेंड भी सही है, इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है। दूसरा है कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। तीसरा है पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। चौथा है सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। इसमें देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है उसको बताना है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसमें चारों ही करेक्ट है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा देखते हैं निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन से दुष्परिणाम हैं? खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारण होना, दूसरा पशुओं की मृत्यु का कारण,
तीसरा, शहरों में जल भराव एवं बाढ़। इसका तो तीनों ही कारण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लास 6 में टोटल जो है 16 चैप्टर ही थे जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 7th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे।